हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कैडेट में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो है यूपी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक जो है 2 सेट हम लोग जो है देख चुके हैं। इसमें आज जो हम लोग जो है इस वीडियो में तीसरा सेट जो है अपना देखेंगे। ये जो है आपका यूपी पुलिस के लिए बेसिकली है, ये सेट जो तैयार किया गया है और ये यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है। लेकिन आप यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यूपी जीके या फिर स्टैटिक फैक्ट जो होते हैं वो सभी एग्ज़ाम में सेम ही पूछे जाते हैं। तो आप जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक अपने कर्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपने अभी तक वो फर्स्ट और सेकेंड सेट को नहीं देखा है तो आप जाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी। तो देखिए पहली फिल्म जो है आपकी बोलती फिल्म कौन सी थी आपको ये भी बताना है, और किस यहाँ पे लिख रखा है आलम आरा, ठीक है। पहली बोलती फिल्म कौन सा है, आलम आरा, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है केवल कि पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो आलम आरा हो जाएगा। और इसका पूछ रखा है इसमें कि किस सन में जो है इसको रिलीज किया गया था, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में जो है 1931 में जो है इस फिल्म को जो है रिलीज किया गया था 14 मार्च 1931 को, ठीक है। ये भी डेट आप रख सकते हैं यार। तो 14 मार्च 1931 को जो है आलम आरा फिल्म को जो है जो कि वो पहली बोलती फिल्म है उसको रिलीज़ किया गया था। और जो है पहली मूक फिल्म यदि आपसे पूछ ले तो वो कौन सी है, तो पहली मूक फिल्म जो है वो हो जाएगी आपकी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये मॉक के तौर पे हम लोग इस सेट को देख रहे हैं ताकि आप यहाँ से आप कन्फर्म कर पाएँ कि आपका कितना जीके जीएस जो है तैयार हो गया है। और ये मैं अपने पास से इस क्वेश्चन को नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो है घटना चक्र से लिए गए प्रश्न हैं। तो घटना चक्र में भी जो है उसके द्वारा ये सेट तैयार किया गया है, जिसको मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमारा, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। आपको बताना कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई। तो देखिए ये जो है आपका भारत कला भवन संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है तो, है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, गलत दे रखा है। देखिए भारत कला भवन संग्रहालय आपका हो जाएगा वाराणसी में, है ना, वाराणसी में। यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक जो है गलत टाइप हो गया है। ये थोड़ा सा देखिए एक सेकेंड, वाराणसी में जो है हुआ है मतलब भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे, वाराणसी में, एक सेकेंड, है ना। तो वाराणसी में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें सारे ऑप्शन जो है आई थिंक गलत दिए हुए हैं। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले कि भारत कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 में याद रख सकते हैं आप। भारत कला भवन की स्थापना 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है, यानी मुख्यतः सोयाबीन जो है वहाँ पर उगाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी, बुंदेलखंड में आई थिंक 7 जिले आते हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो है वीडियो में किसी वीडियो में यदि आता है तो मैं 7 जिले जो है इसके बता दूंगा। फिलहाल इतना आप याद रखिए कि सोयाबीन की फसल जो है मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। इसके अलावा जो है आपका ये कहाँ कहाँ पर होती है, तो रामपुर में होती है, शाहजहाँ में, बदायूं में, बरेली में, मेरठ, इन सभी जगहों पर भी जो है सोयाबीन की खेती जो है होती है। आप लोग को ऑलरेडी इसमें पता होगा कि सोयाबीन में जो है 40 से 45% क्या पाया जाता है, प्रोटीन। तो ये भी आपसे पूछता है कभी कभी मात्रा जो है कि प्रोटीन में सोयाबीन में कितने प्रतिशत जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, 40 से 45% जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो सोयाबीन में जो है तेल की मात्रा 20 से 22% जो है होती है। कितनी होती है, 20 से 22%। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। एक सेकेंड, मोहिता, हाँ, तो इसका आंसर जो है आपका बुंदेलखंड
हो जाएगा, ठीक है, बुंदेलखंड। इसका आंसर क्या होगा, बुंदेलखंड हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि जो है इसमें जो है प्रोटीन जो है सोयाबीन में कितनी पाई जाती है, तो 40 से 45%। और जो है इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है सोयाबीन में, तो 20 से 22% जो है इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो आपको बताना किसका क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है, सोनभद्र का, सीतापुर का, हरदोई का या फिर लखीमपुर खीरी का। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में जो है कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले यानी 75 ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा इन 75 ज़िलों में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है किसका है, तो लखीमपुर खीरी का है। यदि आपसे पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 7680 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। 7680 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये जो है आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। और सबसे छोटा ज़िला आप लोगों से यदि पूछ ले तो सबसे छोटा ज़िला जो है आपका हो जाएगा शामली, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 660 किलोमीटर है ना। शामली जो हो जाएगा आपका सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जिसका क्षेत्रफल जो है 660 वर्ग किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये प्रश्न हमारा 5वां यहाँ पे है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। तो आपको बताना कि कार्तिक जो है एक लोक नृत्य है, ये आपका कहाँ पर किस महीने में या फिर किस क्षेत्र में जो है मनाया जाता है। आपसे पूछ रखा है, यहाँ पे क्षेत्र दे रखा है कि कार्तिक नृत्य जो है किस क्षेत्र में मनाया जाता है। बुंदेलखंड अवध का है, बुंदेलखंड का है या फिर अवध का है, पूर्वांचल का या फिर रोहिलखंड का है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश के जो है कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कार्तिक माह में जो है इस नृत्य को मनाया जाता है। इस नृत्य में जो है जो नर्तक होते हैं वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर जो है किए जाने वाला नृत्य। इसमें श्री कृष्ण और गोपी बनकर जो है इस नृत्य को जो है किया जाता है। किस क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान को रंग थिएटर के नाम के रूप में जाना जाता था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है, प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय, लखनऊ का छतर मंजिल या फिर जीपीओ लखनऊ। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है जीपीओ लखनऊ जो है इसे रंग थिएटर के रूप में जो है जाना जाता था ब्रिटिश काल में। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है, बरेली है, मुरादाबाद है या फिर जो है सहारनपुर या फिर मिर्ज़ापुर है। तो देखिए जो दिया सलाई क्षेत्र है वो आपका कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका बरेली है। मुरादाबाद आप लोग को पता ही है किसके लिए फेमस है, तो आप लोग बताइए कि मुरादाबाद जो है किसके लिए फेमस है, तो पीतल के लिए जो है मुरादाबाद फेमस है। और इसके अलावा जो है सहारनपुर जो है कागज़ के लिए जो है फेमस है। किसके लिए, कागज़ उद्योग के लिए जो है सहारनपुर फेमस है। और मिर्ज़ापुर आपको पता है कि कालीन के लिए जो है फेमस है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरेली जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। तो आप लोग बताइए कि जो है अभी भूस्खलन आया था एक देश में, है ना, वो कौन सा देश है, उसकी सहायता के लिए जो है भारत ने $1 मिलियन का जो है सहायता प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है पापुआ न्यू गिनी में जो है अभी एक भूस्खलन आया था, जिसमें जो है भारत ने जो है ये जो भूस्खलन आपका 2024 में 24 मई 2024 को ही आया था। इसमें भारत ने जो है पापुआ न्यू गिनी को जो है $1 मिलियन देने की सहायता $1 मिलियन की सहायता की है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 17वें इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है। तो बताइए आपका जो है आईपीएल जो हुआ था 17वें नंबर का, उसमें किस टीम ने जो है इसको जीता हुआ है 17वें आईपीएल गेम को। कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु।
तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है तीसरी बार जो है इस खिताब को जीता है आईपीएल, है ना। आईपीएल के इतिहास में मतलब तीसरी बार जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है इस खिताब को जीता है। किसे हराकर? तो सनराइजर्स हैदराबाद को जो हराकर जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है इस खिताब को जीता है। इसी में जो है 17वें आईपीएल में जो है आपसे यदि पूछ ले कि जो है ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला था। और ऑरेंज कैप जो है किस फील्ड में दिया जाता है, किस खिलाड़ी को दिया जाता है? तो जो सबसे सर्वाधिक रन बनाता है उसको जो है ऑरेंज कैप दिया जाता है, जिसमें सर्वाधिक रन जो है विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था 741 रन। उसी प्रकार जो है इसमें एक पर्पल कैप भी दिया जाता है। तो यदि आपसे पूछ ले कि पर्पल कैप जो है किस खिलाड़ी को दिया जाता है, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो इसमें हर्षद पटेल को जो है 24 विकेट के लिए जो है पर्पल कैप दिया गया था। तो इसे भी आप लोग याद जो है रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि जो है मई 2024 में किसे 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये पूछ सकता है आप लोगों से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आपने अभी तक अपने कैटेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम या कहीं भी सोशल साइट्स पे जो है आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनी अर्पेन वेक जो है हो जाएगा। ठीक है, जेनी अर्पेन वेक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो जेनी अर्पेन वेक। इनकी किस पुस्तक के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया? तो कैरोस पुस्तक के लिए जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दिया गया। इसको जो है किसने जो है अनुवाद किया था, यानी ट्रांसलेट किया था इस बुक को? तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसने जो है इस बुक को ट्रांसलेट किया था। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, माइकल हॉफमैन ने। ठीक है, माइकल हॉफमैन जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हॉफमैन। तो इन्होंने जो है इस बुक को कैरोस बुक को जो है ट्रांसलेट किया था। और इस बुक के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो जेनी अर्पेन वेक को जो है पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? आपको बताना है कि जो है अभी हाल ही में जो है 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, आप लोग को पता ही है। तो इसमें जो है नोटा को इस बार सबसे सर्वाधिक एक सीट पर जो है वोट मिले हैं अभी तक के इतिहास में। तो बताइए कौन सा वो विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है? तो वाराणसी, इंदौर, भोपाल या फिर अयोध्या? तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें जो है 2 लाख से अधिक नोटा पर वोट पड़े थे। लगभग जो है 2,18,674 वोट जो है इस पर नोटा पर पड़े थे। तो पहली बार हुआ है इतिहास में कि किस नोटा पर जो है 2 लाख से अधिक वोट जो हैं पड़े हुए हैं। इसी यदि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मतों से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने वाले कौन हैं, तो ये जो है इसी जहाँ पे नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं इसी लोकसभा क्षेत्र में जो शंकर लालवानी जो हैं उनको भी जो है 12 लाख से अधिक वोट मिले थे। तो सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने वाले जो हैं वो बन जाएंगे शंकर लालवानी। इनका भी जो लोकसभा क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? इंदौर ही है। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया है? आपको बताना है कि सारथी 2.0 जो है एक मोबाइल ऐप है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है इसके द्वारा जो है सारथी 2.0 जो है लॉन्च किया गया है। इसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसे आप लोग बोलते हैं। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सेबी का? तो मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को जो है ना किस देश के द्वारा नामित किया गया है? तो रेमल को किसके द्वारा रेमल नाम दिया गया? चक्रवात जो है रेमल आया था, तो इस चक्रवात का नाम रेमल जो है किस देश ने दिया है? इराक ने, बांग्लादेश ने, ईरान ने या फिर ओमान ने? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है
डी। तो ये बंगाल की खाड़ी में आने वाला जो है पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, है ना। तो रेमल जो नाम दिया था किसने दिया था आपसे पूछा है, तो ओमान ने जो है इसका नाम दिया था। इसे अरबी भाषा में रेमल का अर्थ क्या होता है, अरबी भाषा में यदि आपसे पूछ ले कि अरबी भाषा में रेमल का अर्थ क्या होता है, तो रेत जो है इसका अर्थ होता है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा पहले उपयोग की गई। सर्वप्रथम यदि पूछ लेता है, सर्वप्रथम भी बोल सकता है, तो कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो है उपयोग की गई, चांदी, हीरा, तांबा या फिर लौह। तो ये प्रश्न आप लोग को पता ही होगा कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तांबा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो सर्वप्रथम मनुष्य ने जो है किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो हो जाएगा तांबा। तांबा जो है आपका किससे मिलकर बना होता है, तो Cu+Sn यानी टीन से मिलकर बना होता है। कॉपर प्लस टीन से जो है मिलकर आपका तांबा बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलेरिया रोग का वाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोग वाहक वेक्टर के रूप में कौन सा कार्य करता है। चूहा, मच्छर, बिल्ली या फिर मधु। यहाँ पे देखिए मधुमक्खी होना चाहिए, गलत टाइप हो गया है, मधुमक्खी या फिर सैंड फ्लाई जो है, मधुमक्खी हो सकता है, सैंड फ्लाई लिखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्यूलेकस मच्छर जो है इसके डंस के द्वारा जो है फाइलेरिया मच्छर जो रोग है वो फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मच्छर जो होता है उसका क्या नाम होता है, क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। इसके द्वारा जो है फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था। होता ना कि इस समय वायसराय कौन था जब भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है अधिनियमित किया गया था। वेलेजली था, वेवेल था, रीडिंग था या फिर वेलिंगटन था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या कौन था, तो वेलिंगटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था तो उस समय जो है भारत का वायसराय जो था वो वेलिंगटन था। इसी के समय जो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है हुआ था। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1931 में। तो वेलिंगटन ही उस समय भी था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो भारत का संघीय न्यायालय जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार कब स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 1937 में जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो किस अधिनियम से यदि आपसे पूछ ले कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई क्या कहलाती है। जैसे आप लोग को ऑलरेडी पता है कि 2016 में भी जो है हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन हुआ था। तो उसका मकसद आप लोग को पता है कि क्या हुआ था, उसमें जो है पुराने नोट को बंद करके न्यू नोट का प्रचलन करना, या फिर जो है किसी जैसे कि आपका काला धन या फिर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, या फिर जाली मुद्रा या फिर भ्रष्टाचार को जो है कम करने के लिए जो है क्या किया जाता है, विमुद्रीकरण किया जाता है ना, मोनेटाइजेशन किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डीमोनेटाइजेशन जो है किया जाता है। तो विमुद्रीकरण किया था, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्रवाई कहलाती है डीमोनेटाइजेशन या फिर विमुद्रीकरण कह सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आप लोग को पता है कि नवंबर 2016 में हमारे यहाँ भी हुआ था डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, जिसमें 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण
विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? एशियाई विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर विश्व बैंक, विमुद्रीकरण। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक का एक शाखा है IBRD। ठीक है, IBRD। ठीक है, इसे IBRD भी बोलते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी जो है बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले तो इसको विश्व बैंक भी बोल सकते हैं IBRD को। इसकी स्थापना 1944 में जो है हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर यदि आपसे पूछ ले तो वाशिंगटन DC में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जो है इसे जाना जाता है, आप लोग बताइए। बोमलट्टम, गोयमेट्टा, कठपुतली, या फिर रावण छाया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या जो है हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कठपुतली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जाना जाता है? तो कठपुतली के रूप में जो है इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना एक निर्दिष्ट, सॉरी यहाँ पे कोई छूट गया है क्या? नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी एक सेकेंड, बस थोड़ा सा बहुत गर्मी हो रही है, इस पर चश्मे पे पूरा पसीना हो गया है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C जो है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह परियोजना जो है निर्यात प्रोत्साहन के लिए जो है योजना स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना है? तो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कौन सी योजना है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो ये हो जाएगा परियोजना निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? किस समय जो है जनसंख्या वृद्धि जो है स्थिर थी, उस अवधि को जो है आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 से लेकर 1921 में जो है भारत की जनसंख्या इतिहास में स्थिर अवस्था में थी। ठीक है, तो 1901 से लेकर 1921 के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है आप लोग को पता ही होगा कि किसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैस जो है होती है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है कमी लाने के लिए जो है भारत ने कौन सी पहल शुरू करी है, यहाँ पर देख पाएंगे योजना बनाई है। भारत सरकार ने ओजोन परत को हानि पहुंचाने से ये एक योजना बनाई जो कि 1930 तक जो है इसको कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका, सिंधु जल संधि भारत को डैश डैश कॉमा डैश और डैश नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। तो सिंधु जल संधि जब हुआ था उस समय भारत को किन किन नदियों का जल जो है उपयोग करने की अनुमति देता है? इसमें 6 नदियाँ जो हैं टोटल हैं। 6 नदियों में से 3 नदियों का जो जल है जब ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता यदि आपसे पूछ ले तो कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इसमें जो है 6 नदियों को जो है 3 नदियों को भारत जो है इसका जल उपयोग करता है। 80% जल जो है भारत उपयोग करता है और उसके बाद से 20% जो है पाकिस्तान यूज करता है। उसी प्रकार जो है 3 जो और नदियां हैं उन नदियों का जो है जल 80% पाकिस्तान यूज करता है और 20% जो है भारत यूज करता है। तो भारत में यूज करने वाली जो नदियां हैं वो आपको बताना है कि कौन कौन सी हो जाएंगी। तो ब्यास, रावी और सतलज जो है
कौन सी हो जाएंगी, ब्यास, रावी और सतलज। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये है ऑप्शन नंबर बी जो है, रावी, ब्यास और सतलज। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है सिंधु, चिनाब और झेलम जो है पाकिस्तान जो है इसके जल को यूज करता है। किसके, सिंधु, चिनाब और झेलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को जो है आप भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एक गर्म जलधारा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एक जो है गर्म जलधारा है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील धारा जो है एक गर्म जलधारा है। कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड जो है ये ठंडी जलधारा है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, ब्राज़ील धारा जो है एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, अफगानिस्तान को जो है साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर जो है हुए थे। तो सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1964 में जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 अक्टूबर भी यदि आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के लेखक कौन हैं। तो विनय पत्रिका आप लोग को पता है कि किसने लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा जो है विनय पत्रिका लिखी गई हैं। ऑप्शन ए जो है इसके लिखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं। तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरैव रामायण आदि जो हैं ये सारी पुस्तकें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है। तो वानिकी अनुसंधान, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो है ये वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसके ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारत वन आधारित आजीविका एवं विस्तार। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो 1901 में जो है शांति निकेतन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है 1901 में शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है। संबंधित गांव की अनर्गल प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अनर्गल के अनुसार उगाई गई हैं, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के नियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी जो है तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी अधिकार क्षेत्र जो है तहसीलदार के क्षेत्र में आते हैं। अधिकार जो है तहसीलदार के क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ज़मीन पर कब्जा करके सरकार के इरादे के बारे में डैश सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा। तो ज़मीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में यदि सरकार जो है किसी ज़मीन को जो है सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए अधिग्रहण करना चाहती है तो उसको सार्वजनिक नोटिस कौन प्रकाशित करेगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका राइट जो आंसर जो है हो जाएगा जिला कलेक्टर, है ना। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, जिला कलेक्टर, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक सुविधा जहां से किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। एक डेटा केंद्र, एक साइबर कैफे, एक डेटा प्रोसेसिंग केंद्र, एक इंटरनेट सुविधा केंद्र। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक साइबर कैफे। एक साइबर कैफे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका, एक सॉफ्टवेयर के प्रसंग में डैश त्रुटि एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है। ये सारी त्रुटियां सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई गलतियां हैं और प्रायः प्रोग्राम की स्रोत के रूप में रहती हैं। तो इस प्रकार देखिए सॉफ्टवेयर में जो गलतियां होती हैं उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो बग के रूप में जो है जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रोग्रामिंग में जो त्रुटियां होती हैं उसे हम लोग बग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो प्रस्तावना के अनुसार जो है भारतीय संविधान अपना अधिकार जो है भारत की जनता से प्राप्त करता है। प्रस्तावना का प्रथम लाइन लिखा है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो भारत की जनता से जो है भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम न्यायालय, ये तो ऑप्शन था उसका, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जो है एक भी मौलिक कर्तव्य जो है नहीं थे। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी समय जो है भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसे किस आर्टिकल में रखा गया? तो इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया, अनुच्छेद 51A, है ना। 51A में जो है इन 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा जो है आप लोग को पता है कि वर्तमान में जो है कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जो है जोड़ा गया था। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। यदि आपने अभी तक अपने कैटेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए भारतीय और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, पहली, दूसरी या फिर यहाँ पे तीसरी या फिर दूसरी? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली अनुसूची में जो है बांग्लादेश के विशेष अंतर क्षेत्रों के अदला बदली के लिए जो है अनुसूची फर्स्ट में जो है संशोधन करने की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।